नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। सभी अपने अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अभी एक खबर चल रही है यूपी टीईटी पेपर लीक मामले से रिलेटेड है। अभी पता चला कि संतोष चौरसिया नाम का एक अभियुक्त भी इसमें नामजद है। तो व्यापम घोटाले में भी यह आरोपित रह चुका है, इसकी घेराबंदी की जा चुकी है। तो इसीलिए आज व्यापम घोटाले पे बात करते हैं। व्यापम घोटाले की कहानी आपको सुनाते हैं। सोचे सीबीआई ने 18 लाख तस्वीरें इकट्ठा की थी, उसमें से 308 लोगों की पहचान करनी थी। देश की तत्कालिक एजेंसी कोई काम की नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं। यूआईडी ने कानूनी तौर से मना कर दिया। अब सोचिए कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और इतना बड़ा खेमा अपराध का, यानी पैसा और पावर दोनों का गठजोड़ कैसे एक बहुत बड़े घोटाले का रूप ले लेता है, जिसमें लाखों के तादाद में लोग बर्बाद होते हैं। ये समझिए अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। व्यापम 1970 में स्थापित हुआ था, संगठित हुआ था, और मुख्य रूप से इसका काम जो था वो था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाना। उसी के रिलेटेड पूरा इसका हिसाब किताब था। समय बढ़ता गया। 1982 में इसको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी कंडक्ट कर दिया गया, जिसमें ये एग्जाम कंडक्ट करवाता, उसके रिलेटेड जो भी था वो पूरा कंप्लीट करवाता था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और मध्य प्रदेश में चल रही सारी भर्ती परीक्षाएं इससे जोड़ दी गई, चाहे वो पुलिस की हो, फॉरेस्ट की हो, या शिक्षक संस्थान हो, या कुछ भी जो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, वो सारी की सारी चीजों से जोड़ दी गई। 95 के समय पे पहली बार इसके खिलाफ आवाज उठी कि अनियमितताएं चल रही हैं, घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, लेकिन कोई विशेष जांच नहीं बैठी, कोई विशेष काम नहीं हुआ इसमें। सन 2000 यानी एक नया दशक जब शुरू होता है, तो छतरपुर जिले में, हालांकि इसके रिलेटेड कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, तो छतरपुर जिले में पहली बार इस पे एफआईआर होती है, या समझिए इसके नाम पे सूचना निकलती है। ठीक 3 साल बाद 2004 में खंडवा में 7 अलग अलग जगहों पे फिर से एफआईआर करवाई जाती हैं। फिर भी उसके बावजूद किसी पे जू नहीं देंगी, ना तो किसी ने इसमें इंटरेस्ट लिया। लेकिन कुछ आरटीआई कार्यकर्ता, जिनका नाम छुपा हुआ है, जिसका कोई वजूद नहीं बताया गया है, ने इनके पीछे अपनी जांच शुरू की, लगे रहे। और 2009 में एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वही चीजें, हवाबाजी चल रही थी। हाँ ठीक है, देखते हैं, छोटी मोटी जांच बिठाई गई, फिर ये सब कुछ खत्म हो गया। 2013 में इंदौर पुलिस को एक कॉल आता है, जिसमें साफ तौर पे आगामी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेके, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेके पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाता है और बताया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि आपके लिए मैंने एक लेटर छोड़ रखा है, उसे आप देखिए। पुलिस लेटर को हासिल करती है, पढ़ती है उसको, तो उसे पता चलता है कि इंदौर के ही एक होटल में आगामी परीक्षा जो हो रही है उसके रिलेटेड लोग हैं। पुलिस दबिश देती है, यह समझिए क्राइम ब्रांच दबिश देती है उस होटल में। वहां से वो 20 लोगों को गिरफ्तार करती है। सामान खंगाले जाते हैं, उसमें एडमिट कार्ड मिलता है। अब इन 20 लोगों का इंट्रोगेट शुरू होता है। तो जो सरगना है, जिसका नाम मैंने देखा है कहीं भी ओपन नहीं किया गया, बहुत ही कम रिपोर्ट्स में उसके नाम दिए हुए हैं,
जगदीश सागर करके एक बंदा रहता है जिसका नाम सबसे पहले उन 20 लोगों में से निकल के आया था। डॉक्टर जगदीश सागर, जो इनके सरगना थे, जिनके कहने पे लोग आए थे और यहाँ पे रह रहे थे। अब जब पुलिस इंट्रोगेट करना शुरू करती है तो धीरे धीरे बहुत सारे तादाद में नाम निकलते हैं, लोग निकलते हैं जो अलग अलग ढांचे के हिसाब से काम करते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक पहलू। अब ये केस इतना ज्यादा हो जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हो सकता है ऐसा इतनी बड़ी गलत भर्तियां हुई हों जैसा कि जांच में है। इस मामले को पहले एसटीएफ देखती है, बाद में इसे एसआईटी के अंदर डाल दिया जाता है जिसमें कुछ जज भी होते हैं। अब धीरे धीरे इस चीज को लेके पन्ने पलटने शुरू हो जाते हैं। अब यहां से शुरू होता है पावर और पैसे का खेल। अब सोचिए, इतनी बड़ी जो व्यवस्था, इतने बड़े संगठन है, इनकी कॉपियां, इनके दस्तावेज, इनके नंबर, इनके एनरोलमेंट सब ओपन हो चुके थे। इतना बड़ा जाल था इनका कि इनके पास हर कुछ जानकारी थी, जो डिटेल इनको चाहिए थी हर चीज मिल जाती थी। अब जिसको भी ये पकड़ते वो 4 और नाम बताता, 10 और नाम बताता, 20 और नाम बताता या 100 और नाम बताता। फिर उनको पकड़ते, फिर ऐसे ही नाम खुलते गए, नाम खुलते गए। इस हद तक नाम खुले कि एजुकेशन मिनिस्टर से लेके एक पियून तक, मतलब शिक्षा मंत्री से लेके एक पियून तक का नाम इसमें उछलना शुरू हो गया। मामला और तो पकड़ता गया। विपक्ष ने लगातार इंक्वायरी के पीछे प्रेशर बनाया, लगातार सीबीआई को केस सौंपने के लिए फोर्स किया। उस समय विपक्ष में कुछ नेताओं ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और उनका भी इसमें हाथ है और उनकी फैमिली भी इसमें जुड़ी हुई है। अब उनके हिसाब से तो जांच बैठ नहीं सकती, और जांच जिस आधार पर चल रही थी उसमें बड़े बड़े लोगों को, यानी ये समझिए नेताओं को, व्यवसायियों को, अधिकारियों को, सबको लपेटे में रखा गया। सबके सारे दस्तावेज, सबके नाम तक आए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जब एसटीएफ डेटा खंगाल रही थी तो उसमें लगभग 100 से 200 पन्नों में सीएम का नाम लिखा हुआ मिला। सिर्फ बातें हैं, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है इस चीज का। तत्कालीन गवर्नर मध्य प्रदेश के श्री राम नरेश यादव जी के पुत्र भी इस केस में इन्वॉल्व थे, ऐसी खबर है, ऐसी रिपोर्ट है। सबसे खौफनाक जो पार्ट है इस कहानी का वो ये है कि जिसके नाम पे रिपोर्ट लिखी जाती, जो भी इसमें आता, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बाबू हो, या ये कोई व्यापारी हो, या किसी नेता का लड़का रहा हो या नेता रहा हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी रहा हो, उसका बेटा रहा हो, इनकी लगातार सस्पिशियस मृत्यु होने लगती है, डेथ होने लगती है। कोई इंदौर में एक्सीडेंट में मारा गया, कोई लखनऊ में सुसाइड करता है, कोई चाय पीता है, हार्ट फेल हो जाता है, किसी के मुंह से झाग निकलता है, बस खत्म हो जाता है, रोड में चलते हुए एक्सीडेंट होता है, वो भी अलग अलग जगहों। अब ये सबसे ज्यादा सस्पिशियस हो गया। अब ये जो मामला था बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा। ठीक है, अब एसटीएफर्स यानी एसआईटी लगातार जांच में लगती है, क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से, यानी यूपी, बिहार, राजस्थान, पता नहीं कहां कहां के लोग, कहां के तार यहां से जुड़े हुए थे। हालांकि अब यूपी टीईटी में भी ऐसा ही कुछ निकल रहा है और हरियाणा भर्ती मामले में भी ऐसा ही चल रहा है। अब 2004 से लेके 2015 तक
व्यापम के माध्यम से तकरीबन 94 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। एसटीएफ खगालती है उन सबको, लेकिन 94 एग्जाम कंडक्ट हुआ तो नियर अबाउट ये समझिए डेटाबेस तकरीबन 92,000 था, यानी 1 लाख में 8,000 कम। अब इतना ज्यादा डाटाबेस एक अलग चुनौती थी। बावजूद इसके जो टीम थी एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी, उसने पाया कि लास्ट का जो 10 एग्जाम वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ। उसमें सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स हैं। अब डिफॉल्टर कैसे, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। 10 एग्जाम को वो पकड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे 1087 यानी 1087 डॉक्टर्स एडमिट हुए थे, क्लियर हुए थे। तो उनमें से 10 भर्ती में 10 जो उन्होंने कंडक्ट करवाए थे एग्जाम, उसमें से 7 तो थे भर्ती यानी पुलिस, फॉरेस्ट, टीचर एंड ऐसे बहुत से, और 3 थे प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। उसके बारे में खगालती है। तो जो निकल के सामने आता है, जो मॉडल निकल के सामने आता है इस घोटाले का, वो मैं आपको बताता हूं। जिसमें पहला प्रोसेस था, पहला जो उन्होंने जुगाड़ मारा था, वो था कैंडिडेट को चेंज करना। कैंडिडेट को चेंज करना मींस एक एक्स नाम का बंदा है जिसे डॉक्टर बनना है, जिसने फॉर्म भरा है, उसकी जगह पे एक जीनियस को भेजना, एक सॉल्वर को भेजना। अब चूंकि फोटो तो अलग हो जाएगी, उसके लिए मॉर्फ टेक्नोलॉजी यूज करते थे। और मॉर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो होती है कि दोनों तस्वीरों को मिला के एक मर्ज तस्वीर बनाते हैं और उसको एडमिट कार्ड में एडजस्ट कर देते हैं। इसमें आसानी से किसी को पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन ये किस लेवल पे होता था, ये भी खुल के सामने नहीं आया है। क्या ये एग्जामिनेशन सेंटर में होता था, या बोर्ड में होता था, या जहां से एडमिट कार्ड जनरेट होता था वहां से होता था। दूसरा तरीका था पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर कैप्चर करना। अब एग्जाम सेंटर कैप्चर करना इतना आसान तो नहीं है, यानी जुगाड़। ऊपर से ही इस तरह से एनवायरमेंट अपडेट किया जाता था कि नीचे जब लोगों की फैसिलिटी हो, सिटिंग फैसिलिटी जिसे बोलते हैं, उसमें सारे वही कैंडिडेट हों जिन्होंने इसका हिस्सा खुद को बनाया, जिन्होंने पैसे दिए। अब इसमें होता है क्या कि 30 बच्चों 20 बच्चों की कैपेसिटी है, तो वहां पे 10 तो उनको बिठा दिया जाता जो कैंडिडेट थे, और 8 कैंडिडेट वो बिठा दिया जाते जो सॉल्वर थे, जो जीनियस थे, जो कोई डॉक्टर थे जिन्हें इनका आंसर पता होता था, या कोई कोचिंग के संचालक होते थे। ऐसे बहुत से लोग। तीसरा जो तरीका था वो था नंबर बढ़ा देने का, यानी आपको आता है तो ठीक है आप भरो जितना एक दो करना है, उसके बाद आप छोड़ दो या आप अटेंड करके चले आओ, बाकी हम देख लेंगे। तो उसमें कैंडिडेट को रोल नंबर पता होता था, ये आराम से उसका नंबर बढ़वा दिया जाता था। अब ये सबसे खतरे वाली चीज थी, क्योंकि अगर कभी भी काकी निकलती, कभी भी आरटीआई में इंक्वायरी होती तो पकड़े जाते थे। फिर चौथा ऑप्शन इन्होंने चुना जो सबसे सटीक बैठा, जिसमें लंबा हिसाब किताब चला। तो चौथा था ब्लैंक आंसर शीट। आता है ठीक है, एक दो अटेंड करो छोड़ दो। उस आंसर शीट को कैप्चर करते हैं, उसको भरते हैं, उसके बाद उसको रिसबमिट करवा देते हैं। तो समझिए कि एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम 10 से 12 लोग होते हैं ऐसे जिनको बाई प्रोसेस पार करके कापियां आती हैं, बाई प्रोसेस पार करके कापियां जाती हैं, बाकायदे सील होती है, मोहर होती है, उसके बाद कापी एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलती है। इसके बावजूद इनका कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा, कितना जुगाड़ रहा होगा इनके पास कि ये आंसर शीट जमा होती, उसको वापस विड्रॉ कराते, निकालते, उसको पूरी भरते, वापस को सबमिट कर देते हैं। ये 4 मॉडल थे
जिनके माध्यम से ये अपना पैसा बनाते, कैंडिडेट को पास कराते, उनको एडमिशन करवाते। कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट एडमिशन में पहुंचता था, यानी एग्जाम देने भी नहीं जाता था, या गया भी किसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, कॉलेज सिलेक्शन और वेरिफिकेशन में भी कोई दूसरा जाता था। तो जब इस घोटाले को उजागर किया गया, जब लोगों के नाम आए, तो एक टाइम के बाद रस्सी का दूसरा छोर ही नहीं मिलता था, या मिलता भी तो कटा हुआ मिलता नहीं, खत्म। कहने का मतलब ये कि जिसने फॉर्म भरा उसको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन एग्जाम किसने दिया, वेरिफिकेशन किसने करवाया, ये आज भी खुल के सामने नहीं आया। और ये घोटाला कब से चल रहा है इसकी भी किसी को जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, इस घोटाले में तकरीबन 2000 करोड़ का घोटाला बताया गया है, जो सबसे बड़ा सरदर्द है। यानी एक कहावत है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। इतना बड़ा चेन, इतना मैनिपुलेटिंग वे, इतना स्मार्ट दिमाग कैसे इतने बड़े घोटाले को अंजाम और इतनी सटीकता से इससे निकल जाए। शायद आज भी इसका मास्टरमाइंड घेरे में नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें जो कहानी है कि ये इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल कैसे होते थे, ये स्टूडेंट इनके फांसने में आते कैसे थे। तो ये नॉर्मली जो कोचिंग सेंटर होते थे, जो तैयारी करवाते थे मेडिकल की या नॉर्मल भर्ती की, वहां जाते, वहां के संचालक को अपने घेरे में लेते, उनके थ्रू स्टूडेंट्स को अपने घेरे में लेते। कुछ जांच में तो ये भी कहा गया है कि कुछ लोग जो पकड़े गए थे उनको डॉक्टर की स्पेलिंग में नहीं पता था, इंजेक्शन लिखना उनको नहीं आता। सोचिए, ऐसे लोग अगर किसी हॉस्पिटल में पहुंचते और आप या मैं ऐसे जगह ट्रीटमेंट करवाने जाता तो शायद आखिरी बार ही जाता, उसके बाद या तो हम वापस ही नहीं आते और या तो इस लायक नहीं रहते। अपात्र लोग जब जिम्मेदारियां लेके बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, विनाश। पता नहीं कितने फैमिली के बच्चे जिन्होंने सरकारी नौकरी ना लगने की वजह से या प्री मेडिकल में सीट ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में होंगे, सुसाइड किए होंगे, पता नहीं किस हाल में होंगे। अगर ये 21 सालों या 15 सालों से, मान लीजिए अभी 2021 है, 2015 में ये ज्यादा गहनता से फोकस में आया, तो अगर 15 साल की माने तो तकरीबन 1 लाख बच्चे जो पात्र थे, जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते थे, जो पुलिस फॉरेस्ट में जाना चाहते थे, वो शायद इन लोगों की वजह से, इन अपात्र लोगों की वजह से, इस घोटाले की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाए। मतलब बेरोजगारी लंबी होती गई, लगातार इस तरह का एलिगेशन कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ भी रुख मोड़ता है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है इसमें। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और ये केस जो है उठा के सीधे सीधे सीबीआई को दे दिया। अब जो सीबीआई के पास ये केस गया तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी सपोर्ट। समझिए, सीबीआई के पास 18 लाख फोटोग्राफ्स थे। अब 18 लाख फोटोज और उसमें से 308 नामजद लोग जिनकी जानकारी उनके पास, उनको निकालना, उनको ढूंढना आसान नहीं था। यूआईडी से मदद मांगी, बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए मना कर दिया, और भी कोई इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी जिससे इनको ढूंढा जा सके। इंटरपोल की मदद ली, एफबीआई ने रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से तकरीबन 250 आरोपियों को फाइंड आउट कर दिया, और बेंगलुरु पुलिस ने भी इसमें मदद की और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की मदद से 30 आरोपियों को पकड़ा। 10 अभी भी
आउट ऑफ कवरेज 10 अभी मोस्ट वांटेड है, आउट ऑफ कवरेज है, अभी तक उन पे शिकंजा नहीं कसा जा चुका है। अब इसमें जो 47 मौत हुई वो सारी की सारी सस्पिशियस है, सारी की सारी संदेहास्पद है। जहां एलिगेट हुए वहां वो मारे जाते हैं। बाद में जो भी लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे, जिन पे भी ट्रायल किया गया था, वो सारे के सारे बेल आउट हो चुके हैं। कुछ ही लोग हैं जो अंदर हैं, और उनमें से ये संतोष चौरसिया जो अभी यूपीटीईटी में फंसे हैं, ये भी हैं उन्हीं में से। अब सीबीआई धीरे धीरे इस पे काम कर रही है और ऐसे ही चलता जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गति बढ़ाने यानी स्पीड बढ़ाने के लिए सीबीआई को अवेक फॉरवर्ड किया है, यानी जगाया है कि आप थोड़ा इसको जल्दी क्लोज करिए, क्योंकि 2015 में केस दिया गया था, अभी 2021 लग चुका है, 2022 भी आ रहा है। तो भी देखिए सीबीआई ने क्या करना है आगे, वो सीबीआई ही जाने। लेकिन इस घोटाले से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो उन लोगों को हुआ है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, और सिर्फ इन लोगों की वजह से, जिनके माता पिता ने पैसे के दम पे इन्हें कॉलेज में पहुंचाया, पुलिस फोर्स में पहुंचाया, फॉरेस्ट में पहुंचाया, व्हाटएवर, जो भी इस घोटाले में जुड़े हुए थे, उनकी वजह से आज एक लंबी लिस्ट है बेरोजगारों की, जिनकी एज ओवर हो चुकी है, जो हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की कोई सीमित होनी चाहिए, कोई आयोग होना चाहिए जो समय समय पे इस तरह की जो बेसिक नीड वाले संगठन हैं उनका वेरिफिकेशन करे, उनकी इंक्वायरी करे और उनकी जांच डायरेक्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि व्यापम घोटाला अभी तक पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है, अभी भी इसकी जांच चल रही है। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।